नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा तथ्य सही है। दोस्तों, पहले अहोम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अहोम एक जनजाति थी जो असम में निवास करती थी। ऑप्शन ए है, अहोम राज बेगार पर निर्भर था। जी नहीं दोस्तों, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, अहोम राज कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अहोम राज्य या समाज जो है खेल नामक कुलों में विभाजित था। दोस्तों, याद रखना है आपको। दोस्तों, पाइक के बारे में जान ले। दोस्तों, 15 वर्ष से 50 वर्ष का पुरुष जो कि कुलीन, पुजारी, उच्च वर्गीय या गुलाम नहीं था, वह पाइक कहलाता था अहोम साम्राज्य में। याद रखना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कथन बी है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। दोस्तों, इसका कथन दोनों सही हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। ए और बी दोनों सही हैं। हैगियोग्राफी संबंधित है। दोस्तों, आपको बताना है कि हैगियोग्राफी किससे संबंधित है। आपके विकल्प हैं, ए शासक के आत्मकथा लेखन से। जी नहीं दोस्तों, यह संत के जीवनी लेखन से संबंधित होती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, संत के जीवनी लेखन से। दोस्तों, हैगियोग्राफी किसी संत या पादरी वर्ग के नेता की आत्मकथा है। हैगियोग्राफी आत्मकथा या इतिहास के उन अपमानजनक संदर्भों के लिए प्रयोग की जाती है जिसके लेखकों के बारे में अनुभव किया जाता है कि वे आलोचनात्मक या अपने विषयों के प्रति आदरणीय हैं। याद रखना है दोस्तों। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए अर्थशास्त्र। दोस्तों, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र शासन व्यवस्था, आर्थिक नीति एवं सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय विवेचनात्मक विवरण है। यह संस्कृत में लिखा गया है। दोस्तों, ये दोनों याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है। आपके विकल्प हैं, ए उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो होगा, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। बी है, उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बाकी उनके पास अपना घर होना चाहिए, यह भी है, और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यह भी शर्त थी चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। दोस्तों, आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या थे। आपके विकल्प हैं, ए बुद्ध की प्रतिमाएं। दोस्तों, बुद्ध की प्रतिमाओं को बोधिसत्व नहीं कहा जाता था। ऑप्शन बी है, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, यही इसका सही विकल्प हो जाएगा, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है वो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया क्योंकि। आपके विकल्प हैं, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ऑप्शन बी है, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। यह नहीं होगा। इसने भारतीयों के हथियार पर रोक लगी थी। यह भी नहीं होगा। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए थे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाए विकल्प बी, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को ज्यादा
अधिक अधिकार प्रदान किए थे रॉलेट अधिनियम 1919 के लिए। 8वां प्रश्न है, गर्भगृह कुछ आरंभिक या प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। दोस्तों आपको बताना है कि गर्भगृह कौन सा स्थान हुआ करता था। आपके विकल्प हैं, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे, दोस्तों उसको मंडप कहा जाता था, ये तो गलत हो जाएगा। गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा सजाया जाता था, यह भी नहीं होगा। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखा जाता था उसको कहा जाता था गर्भगृह, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखा जाता था उसको गर्भगृह कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। आपके विकल्प हैं, पंपास, दोस्तों यह अर्जेंटीना में पाया जाता है और यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। बी है सवाना, जी हाँ दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सवाना है। दोस्तों यह अफ्रीका में पाया जाता है, याद रखना है दोस्तों। स्टेपी, दोस्तों स्टेपी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। बेरिंग जलडमरूमध्य पानी का एक संकर भाग है जो जोड़ता है। दोस्तों आपको बताना है कि बेरिंग जलडमरूमध्य किन किन महासागरों को जोड़ता है। आपके विकल्प हैं, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, जी नहीं दोस्तों। प्रशांत महासागर और अटलांटिक को, यह भी नहीं होगा। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग जलडमरूमध्य, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। दोस्तों बेरिंग जलडमरूमध्य जो है यह अलास्का और रूस को अलग करता है। दोस्तों पहले अलास्का जो है रूस का ही भूभाग हुआ करता था, लेकिन बाद में रूस ने उसको अमेरिका को बेच दिया था। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। दोस्तों आपको विकल्प हैं, ए बीटी कल्चर, दोस्तों बीटी कल्चर अंगूरों की कृषि को कहा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। पीसी कल्चर, दोस्तों तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, पीसी कल्चर। दोस्तों हार्टी कल्चर जो है बागवानी कृषि को कहा जाता है और सेरी कल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। दोस्तों अमेरिकी के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है और इनका निवास स्थान है प्रेयरी घास के मैदान, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, प्रेयरी। दोस्तों स्टेपी भी यूरोप में पाए जाते हैं, पंपास अर्जेंटीना में और बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास की भूमियों को कहा जाता है। किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। आपके विकल्प हैं, ए 5.0 से अधिक, जी हाँ दोस्तों इसी स्केल पर वस्तुएं गिरने लगती हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। आपके विकल्प हैं, ए बाढ़कृत मैदान। दोस्तों नदियों के निक्षेपण के द्वारा बाढ़कृत मैदान बनते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए बाढ़कृत मैदान। दोस्तों विसर्प का रूप धारण करती है जब नदी पर्वतों से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह अपने टेढ़े मेढ़े मार्ग के में बहना शुरू करती है, तो इसी को विसर्पण कहा जाता है। दोस्तों जलप्रपात, जब नदी का जल ऊंचाई से गिरता है तो वहां पर जलप्रपात उत्पन्न होता है, बनता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। दोस्तों पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को निफे कहा जाता है, तो निफे का मतलब होता है निकिल एवं फेरियम, यानी कि निकेल और लोहे से निर्मित है पृथ्वी की आंतरिक परत, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए निकल व लोहे से निर्मित है पृथ्वी की आंतरिक परत। जबकि दोस्तों सीमा सबसे ऊपरी पृथ्वी की परत है जो निर्मित है सिलिका और मैग्नीशियम से। उसके नीचे सियाल यानी कि
सिलिका और एल्यूमिना से निर्मित है मध्य वाली परत, याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है दोस्तों? इनमें से सुनामी जो है तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित करेगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी सुनामी। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपके विकल्प हैं ए कोयला या तो है, या तो जीवाश्म ईंधन है, और हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों जलाऊ लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी जलाऊ लकड़ी। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है। दोस्तों आपको बताना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है दोस्तों कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। आपके विकल्प हैं ए सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दोस्तों मकर रेखा पर सूरज की किरणें 21 मार्च को पड़ती हैं, तो या तो नहीं होगा, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं होगा, झुका होता है दोस्तों। ऑप्शन बी है सूरज की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी सूरज की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। दोस्तों आपको बताना है कि सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था, क्यों? दोस्तों सहायक संधि लेकर आया था लॉर्ड बेलेजली। दोस्तों सहायक संधि 1798 में आई थी, और इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था हैदराबाद के निजामों ने। ऑप्शन ए है उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे, और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए भोटिया जनजाति समूह जो है मुख्यतः उत्तराखंड में ही स्थित हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों कलमकारी जो है कॉटन टेक्सटाइल का हैंड पेंटेड या ब्लॉक प्रिंटेड प्रकार है। यह भारत के कुछ भागों में तथा ईरान में पाया जाता है। यह शब्द जो है फारसी शब्द यानी कि कलम एवं कारी यानी कि दस्तकारी से उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य है किसी कलम के द्वारा ड्राइंग करना। मछलीपट्टनम कलमकारी हस्तकला जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम के समीप पेडाना की कला है। यह कला मुगलों एवं गोलकुंडा साम्राज्य के संरक्षण में विकसित हुई थी, याद रखना दोस्तों। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? दोस्तों दिल्ली के सल्तनतों की प्रशासनिक भाषा थी फारसी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कथन ए तो बिल्कुल सही है। कथन बी है सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार या राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। दोस्तों केवल सरकार के द्वारा यह नहीं होगा, तो कथन बी गलत हो जाएगा। इसका सही विकल्प बन जाएगा ए सही है बी गलत है, तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी ए सही है
और बी गलत है। जनपद पंचायत के अंतर्गत दोस्तों जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी कई ग्राम पंचायतें। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है। दोस्तों पृथ्वी जो है अपने कक्षीय तल पर जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी 66.5 डिग्री। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से मानचित्र का घटक कौन सा नहीं है। आपके विकल्प हैं ए दिशा। दोस्तों दिशा तो होता है और हमें बताना है कि नहीं, ये तो सही होगा। आकार, दोस्तों आकार मानचित्रों में जो है आकार एक घटक नहीं है, इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प बी आकार, जबकि प्रतीक यानी कि सिंबल भी होता है और दूरी भी होता है। 27वां प्रश्न है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। दोस्तों कथन ए तो बिल्कुल सही है। दोस्तों यह भोज नामक जो वृक्ष है हिमालय पर पाया जाता था। कथन बी है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। दोस्तों कथन बी भी इसका सही हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प बी। ए और बी दोनों सही हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। दोस्तों आपको बताना है कि वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध था। आपके विकल्प हैं धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी, या नहीं होगा दोस्तों, बौद्ध मठ के लिए भी नहीं, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ के लिए प्रसिद्ध था वाराणसी, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प सी शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ के शिल्प के केंद्र थे। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों औपनिवेशिक काल के दौरान ना, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी परिप्रेक्ष्य विधि का। लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। दोस्तों आपको बताना है कि रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था। दोस्तों रेशम मार्ग पर अधिकार था कुषाणों का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी कुषाणों का। दोस्तों रेशम उत्पादन की तकनीक की खोज लगभग 7000 वर्ष पहले चीन में हुई थी। दोस्तों इसको यानी कि रेशम मार्ग को सिल्क मार्ग या सिल्क रूट भी कहा जाता है। बस आज के लिए इतना है दोस्तों।